law of reciprocal proportions. Law of reciprocal, law of reciprocal proportions. It states that inverted commas begin when two different elements when two different elements combine with the fixed mass of a third element. When two different elements combine with the fixed mass of the third element, comma, the ratio in which they do so will be the same. Or simple multiple of the proportions in which they combine with each other. When two different elements combine with the fixed mass of a third element, the ratio in which they do so will be the same, or simple multiple of the proportion in which they combine with each other. डेफिनेशन लिख ली, ठीक है। अब सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दो। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अक्षत अब बेटा स्क्रीन पे, अक्षय सहगल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। जब हम पहली बार वर्ड सुनते हैं रेसिप्रोकल, तो माइंड में पहली इमेज क्या बनती है? जैसे 4 का रेसिप्रोकल 1/4, यही बनती है। 4 का रेसिप्रोकल 1/4। लेकिन यहां पे रेसिप्रोकल मैथमेटिकल नहीं है, ये रेसिप्रोकल है इंग्लिश वाला, वेयर वी से रेसिप्रोकेट द फीलिंग्स। आप सबसे ज्यादा प्यार किनको करते हो? अपने पेरेंट्स को। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार वो भी आप ही को ही करते हैं। इट इज रेसिप्रोकेशन ऑफ द फीलिंग्स। जो आपसे कम प्यार करते हैं आप भी उनसे कम करते हो। दिवाली आती है, बहुत सारे लोग आपको घर पे आके गिफ्ट दे जाते हैं। पर जरा ध्यान से सोचना, कौन देके जाते हैं? जिनको आप जाके दे जाते हैं। अगर आप ना दो, वो भी ना आए। पॉइंट समझ आया? दिस इज रेसिप्रोकेशन ऑफ द फीलिंग्स। यहां पे मतलब क्या है? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अब जैसे मैं ये एलिमेंट लिखूं, अपनी कॉपी में लिखो एग्जांपल नंबर 1, पोटाशियम, आयोडीन, क्लोरीन। ये हमने 3 एलिमेंट्स लिख लिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता था? कि जब 2 एलिमेंट मिलके 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो तब क्या होता था? एक के डिफरेंट मासेस दूसरे के फिक्स मास से जब कंबाइन करते थे, रेशियो क्या होती थी? सिंपल।
तो ये कहता है जब 3 करेंगे तब भी रेशियो सिंपल होगी। बस जब 3 एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो फिर भी कॉम्बिनेशन की रेशियो क्या होगी? सिंपल होगी। कैसे? अब जैसे पोटाशियम और आयोडीन मिलके बन गया KI, पोटाशियम और क्लोरीन मिलके बन गई KCl, आयोडीन और क्लोरीन मिलके बन गया आयोडीन क्लोराइड। लिख लो ऐसे, ठीक है, लिख लिया। अब जब ICl मिलते हैं तो आपस की रेशियो क्या आती है? एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127 and chlorine is 35.5। जिनके एटॉमिक मासेज है लिखी जाओ बेटा साथ साथ। हो गया इतना? अब अगर हम ये देखें कि KI में क्या रेशियो आती है, पोटाशियम इज 39, आयोडीन इज 127, KCl में पोटाशियम इज 39, क्लोरीन इज 35.5। अब ध्यान से देखो, पोटाशियम का मास फिक्स हो गया 39 ये समझ आया? तो फिर आयोडीन क्लोरीन कैसे कंबाइन किए आपस में? लिखो, फिर आयोडीन क्लोरीन कंबाइन किए 127:35.5। वो आपस में कैसे करते थे? उसी रेशो में। जब वो पोटाशियम से कंबाइन किए विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट कौन हुआ? पोटाशियम। तो वो किस रेशियो में कंबाइन किए? जिस रेशियो में वो आपस में कंबाइन करते हैं। तो लॉ क्या कहता है? जब दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करते हैं तो कैसे करते हैं? तो जवाब है या तो उसी रेशियो में जैसे वो आपस में कर रहे हैं या उसके किसी प्रोपोर्शन में करते हैं। अब जैसे ये 3 फ्रेंड्स हैं, राबिया, सीरत और मेहर। अब ये आपस में फ्रेंड्स बन गए। अब पहले मान लो राबिया और मेहर फ्रेंड्स हैं, अब इनके साथ सीरत आके जुड़ गई। तो ये तो नहीं होगा कि सीरत के साथ इनका कॉम्बिनेशन ऐसे है कि यहां तो सीरत इनसे ऊपर है, यहां सीरत इनसे नीचे है। उसको बराबर ट्रीट करना पड़ेगा तभी फ्रेंड्स बनेंगे। अगर ऊपर है तो बॉस है, नीचे है तो एम्प्लॉई है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो जब भी एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? या तो उसी रेशियो में जैसे वो आपस में करते हैं या उसके मल्टीपल पे करेंगे। एग्जांपल समझ आ गई? लॉ समझ आ गया? ये आपस में आई रेशियो। अकेले किया कर रहे तो ऐसे कर रहे थे, जब पोटाशियम से किया तब भी उसी रेशियो में किए। जब वो अकेले आपस में कंबाइन कर रहे थे तो वो रेशियो क्या थी? 127:35.5। लेकिन जब वो पोटाशियम से कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? उसी रेशियो में कर रहे हैं। ये समझ आ गया? सबको क्लियर हुआ बेटा? रॉबिन, एग्जाम्पल सेकंड। अब ये 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सल्फर मिलके बन गया मान लो H2S, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बन गया वाटर, सल्फर ऑक्सीजन मिलके बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब पहले हम देख लें कि सल्फर और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16। अब दो हो गए, कितना हो गया? 32। तो इनकी आपस में रेशियो क्या आई? ये स्टेप समझ आ गया? ठीक है बेटा। जब ये सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलेंगे, जब हाइड्रोजन का मास हम फिक्स रखेंगे तो कैसे मिलेंगे? या तो इसी रेशियो में या इसके मल्टीपल में मिलेंगे। अब देखो,
जब ये आया H2S, 2 हाइड्रोजन और 2 हो गया, और ये हो गया 32, तो रेशियो क्या आ गई? 1:16। C, वाटर 2:16, 1:8। अब बोलो किसको फिक्स करें? प्रणव, हाइड्रोजन को फिक्स करेंगे ना, तो ये 1 वेट फिक्स हो गया इसका। मैंने 2 को नहीं लिया, सिर्फ H को लिया। तो सल्फर ऑक्सीजन रेशियो क्या है इसमें? 16:8, यानी कि 2:1। आपस में कर रहे थे 1:1, लेकिन जब वो किए कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, तो कैसे किए? 2:1, वो उसका मल्टीपल ही है। 1:1 का मल्टीपल क्या है? 2:1, 3:1, 4:1। तो लॉ क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करेंगे तो रेशियो क्या होगी? सेम होगी या उसका मल्टीपल होगा। ये लॉ किसी पेपर में नहीं आना, पर ना किया हो तो मन में होता किया नहीं किया। गॉट इट? और इसका कुछ नहीं करना। सबको समझ लग गया? इसके बाद लिखो नंबर 5। Gay-Lussac's law of gaseous volumes. Gay-Lussac's law of gaseous volumes. लक्ष्यम, ये लॉ किसने दिया था? हाँ ठीक है, क्लास में ही है। ये लॉ दिया था गे-लुसैक्स ने। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सारे अटेंटिव होके बैठना, बारी कभी भी किसी की आ सकती है। लिखो डेफिनेशन। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनवर्टेड कॉमास बिगिन, उसके बाद लिखना अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कॉमा, the volume of the reacting gases, the volume of the reacting gases as well as the products, ब्रैकेट में लिखो if gases bear a simple whole number ratio, जब bear a simple ratio, इतना लिख लो, bear a simple ratio, यही लिख लो बस, bear a simple ratio। अब इसको समझो। हमने लिखा, ऐसे स्टार डाल दो पहले कॉपी को, सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, ये मतलब है, लिख लो, इसको ब्रैकेट में डाल दो। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब है टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। अब हम सारे बैठे हैं कमरे में, सबके लिए टेम्परेचर सेम, सबके लिए प्रेशर सेम। अब मैं मीशा को बोलूं कि 5 मिनट के बाद बेटा मैंने आपसे सुनना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो मीशा का प्रेशर बढ़ जाना है ना? नहीं सुनेंगे। पर कंसेप्ट समझ आया? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या लिखा? द वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेस। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखी, ऐसे लिखो, H2 गैस प्लस Cl2 गैस फॉर्मिंग 2HCl गैस, यही बना। ये 1 मोल है, इसको बोल दिया 1 वॉल्यूम। ये भी 1 है, इसे क्या बोल दिया? 1 वॉल्यूम। एग्जांपल नंबर 1। ये कितने वॉल्यूम हो गए? 2। इनकी रेशियो क्या आई?
1:1:2। बहुत ज्यादा सिंपल है ना। क्या कहता है लॉ? अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेस, ये इनके वॉल्यूम्स आ गए, इन द एज वेल एज प्रोडक्ट्स, अगर वो भी गैस है तो उनकी रेशियो कैसी होगी आपस में? सिंपल होगी। तो ज्यादा ही सिंपल हो गया, किसी पेपर में नहीं आना। आप खुद एग्जामिनर हो तो पांचों लॉज में से किसको पेपर में सेट करोगे? अब आ गया समझ? बस ये गेम खेलनी सीखनी है मेरे से कि दूसरा क्या सोच सकता है, हम पहले सोच के रखें। दिस इज की टू सक्सेस। दूसरा क्या सोच सकता है। अब अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैं तो गेल सैक्स लॉ वाला सेट करूंगा, वो झूठ बोल रहा है, कभी नहीं सेट करेगी। जब हम ही सेट नहीं करेंगे, एग्जामिनर क्यों करेगा? इसलिए जो खास बोला जाता है उसके ऊपर ध्यान दें। अच्छा, अब ये रेशियो खुद निकालो। N2 + 3H2 forms 2 ammonia gas. 1 volume, 3 volume, 2 volume. तो रेशियो क्या आई? 1:3:2। लग गया पता? वहां पे 3 लिखे ना H2, यहां पे कितने लिखे हैं? तो 2 आ गए, सीधा ही है। गॉट इट? हरवीर समझ आ गया बेटा? हरगम सबको क्लियर हो गया? तो यहां पे आके हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हुआ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देन पुट अ बेडिंग बर्जीलियस हाइपोथेसिस, किसी पेपर में नहीं आना, बस इसको पूरा करना है और फिर हमने मेन टॉपिक पे पहुंचना है। कल पहुंच जाना हमने वहां पे, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। मैं सबको बोल रहा हूं बेटा, रेगुलर रहो। जो बच्चे मेरे से अकेले में भी कभी मिले ऑफिस में आके, मैंने यही कहा है, अगर आप रेगुलर रहोगे तभी आपका सब्जेक्ट पे होल्ड होना है। ये देख सकते हो बर्जीलियस, फटाफट डेफिनेशन लिखो। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मीनिंग समझ लग गया? Equal volumes of all gases contain equal number of atoms. ये मत लिखना फादर ऑफ स्वीडिश केमिस्ट्री, वो वैसे ही है। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volumes of gases contain equal number of atoms. उसको फटाफट लिख लो, मैंने फिर समझाना है। हो गया? इकट्ठे समझाऊंगा। इसके बाद लिखो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, सारी डेफिनेशन सेम। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volumes of all the gases contain equal number of molecules. Equal volumes of all the gases contain equal number of molecules. अब जरा ध्यान से समझना, इन दोनों में सिर्फ एक फर्क है। बर्जीलियस ने कहा था कि इक्वल नंबर ऑफ एटम है और एवोगैड्रो ने कहा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि एवोगैड्रो ने यह कहा कि गैसेस जो हैं दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स नॉट एज एटम्स, जैसे H2, O2, N2,
नोबल गैसेज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं एज एटम, अदरवाइज बाकी सारी एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। अभी जरा ऐसे बना लो कॉपी में, ये हमारे पास कंटेनर है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर है, बना लो ऐसे। ये भी 2 लीटर है, मान लो कि ये भी 2 लीटर है। इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसमें नाइट्रोजन गैस है, और इसमें ऑक्सीजन गैस है। और सारे कंटेनर लाके मैंने रूम में रख दिए, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहां पे पड़े हैं। अब ध्यान देना, प्रेशर सेम सबका, वॉल्यूम सेम सबका, टेम्परेचर सेम सबका, तो नंबर भी सेम सबका। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, तो नंबर ऑफ एटम सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम। पॉइंट समझ लग गया? बड़े आराम से समझ आएगा इस एग्जांपल के साथ ड्रॉ करके। प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, तो नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल भी सेम। दिस इज बर्जीलियस एंड एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। गॉट इट? बाकी फिर कल करते हैं। थैंक यू।